नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जहां एक ओर देश भर में किसान, खास तौर से दिल्ली के आसपास, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नए 3 कानून आए हैं कृषि के क्षेत्र में लेकर भारत सरकार ने जो कानून बनाया, उनका बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में एक वीडियो पहले आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। आप चाहें तो उसे जाकर दोबारा देख सकते हैं कि वो पूरा मुद्दा क्या है। वहीं दूसरी ओर आज 8 दिसंबर को दोपहर को 12 से 2 के बीच में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स ने देश भर में प्रोटेस्ट किया, विरोध किया और 11 दिसंबर को भारत बंद की कॉल दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल उसके पीछे एक नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आयुर्वेदिक पढ़ चुके डॉक्टर्स हैं, यानी कि बीएमएस करके जिन्होंने पीजी कर लिया और वो एक ट्रेनिंग के बाद, सीखने के बाद जो शल्य और शल्य तंत्र का में जिन्होंने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, दे विल बी एबल टू परफॉर्म 58 सर्जरीज। इसमें 39 जनरल सर्जरीज होंगी और 19 ओपन सर्जरीज, स्पेसिफिक सर्जरीज होंगी, बहुत एडवांस सर्जरीज होंगी, विच विल इंक्लूड आई, ईयर, हेड एक्सेट्रा। Now all the doctors of IMA are protesting against it, and they are demanding that this notification should be taken back. तो जहाँ एक तरफ किसान सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे जो स्वास्थ्य के रक्षक हैं, जो हमारे वॉरियर्स हैं, कोरोना में डॉक्टर्स ने, आप सब जानते हैं कितना काम किया है, वो एक नए कानून का विरोध कर रहे हैं। अब ये क्या है सारा मामला, इसको जानने के लिए हम अब आपके साथ एक बहुत विशेष मेहमान को जोड़ने जा रहे हैं। वो एक बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, आज बात करेंगे कि असल में क्यों आईएमए के डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब डॉक्टर एपी सेतिया। डॉक्टर सेतिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दी नॉलेज हब। डॉक्टर साहब, जैसे आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग दैट दिस इज अ सीरीज ऑफ टॉक्स दैट वी डू विद एक्सपर्ट्स। डॉक्टर सेतिया वरिष्ठ चिकित्सक है, वरिष्ठ सर्जन है हरियाणा के, और बहुत भूमिका है इनकी हरियाणा के स्वास्थ्य क्षेत्र में। अगर मैं इनका सारा प्रोफाइल पढ़ूंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना सेहत और डॉक्टर्स के मुद्दों को लेकर काम करते हैं। डॉक्टर एपी सेतिया आईएमए के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये 2017 में आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट थे, यानी कि हरियाणा के प्रेसिडेंट थे। 2018 में डॉक्टर साहब को नेशनल अवार्ड डॉक्टर ऑफ द ईयर आईएमए की तरफ से मिला, विच इज अ ग्रेट ऑनर। देन करंटली डॉक्टर एपी सेतिया इज द सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ आईएमए हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो आईएमए का दिल्ली का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हैं। एंड ऑल्सो ही इज मेंबर ऑफ आईएमए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। डॉक्टर साहब, बिफोर आई लेट यू इन द शो, आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस के आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, सीसीआईएम यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का जो एक नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आयुर्वेदिक के जो पीजी हैं, 2 तरह के पीजी, शल्य और शल्य तंत्र, आफ्टर ट्रेनिंग दे विल बी अलाउड टू डू सर्जरीज। और उनका ये कहना है कि आयुर्वेद में जो सर्जरी है वो बहुत पुरानी है। सुश्रुता जो है 500 BC में, ही वाज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। So what is the problem, sir? आप लोग, why IMA is protesting and IMA is not happy with this notification? आज का जो विषय है जिसके बारे में आईएमए के मेंबर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आईएमए जो है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एसोसिएशन है और हमारे 3.5 लाख सदस्य जो हैं वो थ्रू आउट इंडिया हैं जी। और हर स्टेट में इसकी एक इकाई है और हर सिटी के अंदर इसकी एक यूनिट है। तो हमारी 1700 ब्रांचेस हैं थ्रू आउट इंडिया। सभी 1700 ब्रांचेस के मेंबर्स ने आज इस विरोध प्रदर्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और इसका जो बेसिक मुद्दा है आज के विरोध का, वो ये है कि अलग अलग तरह का सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एक एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन है जिसको कि हम मॉडर्न सिस्टम बोलते हैं, एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एब्सोल्युटली, आम भाषा में से अंग्रेजी दवाइयों का सिस्टम भी कहते हैं। एलोपैथी के दूसरे सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, जिनको क्या भारत सरकार ने एक एक्रोनिम में क्लब कर दिया, उसको बोलते हैं आयुष, AYUSH। A स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड फॉर योगा, U स्टैंड फॉर यूनानी, एंड S स्टैंड फॉर सीधा, एंड S स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो इन सबको एक सिस्टम में क्लब कर दिया और इसका एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार ने अलग बना दिया, अदर देन
मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इनको जो रेगुलेट करती है संस्था वो है भारतीय चिकित्सा संस्था, वो परिषद जो है वो इसको रेगुलेट करती है। और जो मॉडर्न सिस्टम है उसको रेगुलेट करने वाली पहले जो संस्था थी उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब उसको रिप्लेस करके एक एक्ट आया, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और उसके अंडर जो है अब मॉडर्न सिस्टम की सारी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन प्लस डॉक्टर्स का जो जिसे कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है वो कंट्रोल होता है अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन। अब कुल मिला के जो बात है, मुद्दा है, वो ये है कि भारत सरकार जो है उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या कुछ कम है। जो रेशो है आइडियली WHO के हिसाब से 1000 आबादी के ऊपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, पर हमारे यहाँ अभी जो रेशियो है 1:1700 या 1:1500 के आसपास है। उसको पूरा करने के लिए प्लस कई जगह सर्जनों की कमी है, जैसे कि तहसील लेवल पे आमतौर पे अमूमन MS जनरल सर्जरी या MS ENT की अवेलेबिलिटी बहुत कम है जी। उस चीज को पूरा करने के लिए एक भारत सरकार ने एक नया तरीका निकाला है, और वो नया तरीका जिसको हरियाणा की भाषा में कहते हैं जुगाड़ जी। तो ये जुगाड़ का तरीका है, मैं थोड़ा सा वर्ण को यहाँ की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई विश टू कन्वे। वो ये है कि जो BMS डॉक्टर्स हैं, यानी कि जिन्होंने आयुर्वेदा में एजुकेशन गेन की है, ग्रेजुएशन की है, अमूमन ये लोग जनरल प्रैक्टिशनर का काम करते हैं थ्रू आउट सिटीज में, टाउन्स में, कस्बों में, गाँव में, हर जगह। फाइन, दे आर जनरल प्रैक्टिशनर, गुड एनफ। हमें किसी से कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक ये है कि इनको आगे अलाउ कर दिया कि कुछ समय के लिए आप ट्रेनिंग लीजिए, कुछ 60 के करीब प्रोसीजर्स हैं, उसमें अलग अलग डिफाइन कर दिया। टोटल 58 प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर आप प्रोफिशिएंसी गेन कीजिए। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग प्रोसीजर्स? एक व्यक्ति की सर्जरी करनी है आपको, तो उसके लिए आपको एक कह दिया कि आप सिर्फ ये 58 प्रोसीजर ही कर सकते हैं, इसी में प्रोफिशिएंसी गेन करिए। व्हाट अबाउट रेस्ट? सपोज आपने एक पेशेंट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, उसके लिए उसका पेट खोल लिया, सर्जरी करने की तैयारी कर लिया आपने, और वहां अपेंडिक्स के अलावा कोई और चीज भी साथ में आपको मिल गई, या अपेंडिक्स अंतड़ी के साथ अटका हुआ मिल गया, या कोई छोटी रसोली या लिम्फ नोड वहां मिल गई, तो आप क्या कहेंगे पेशेंट को कि मैं तो अब इसको वापस बंद कर रहा हूं क्योंकि इसको तो अलग करने की ट्रेनिंग मुझे दी नहीं गई, मुझे तो ट्रेनिंग इतनी दी गई। तो जो आपने बेहोश किया पेशेंट को, अनस्थीसिया दिया, सारा कुछ किया, दवाइयां लगाई, फिर आप वापस उसको क्लोज करके यू विल कम आउट, और you will have to immediately call another expert who can manage the situation right on the spot। तो दिक्कत यहां आ गई सारी। ले देखे, ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई कार का पुर्जा नहीं है कि एक मिस्त्री से फिट नहीं हो पाया, वो बुला लेगा आज नहीं तो कल हो जाएगा, खड़ी कर देते हैं। इंसान का शरीर है, उसको आपने बेहोश किया हुआ है और इमीडिएटली आपको करना है। ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरा तरीका है, MS जनरल सर्जरी जो भी व्यक्ति करता है, फॉर एग्जांपल आई एम जनरल सर्जन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 40 years, हम लोगों को पहले 5.5 साल का MBBS कोर्स करना पड़ता है इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप। उसके बाद 3 साल की हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, जिसमें के थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, थीसिस भी है, और जिसको बोलते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। आजकल कंसेप्ट है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी कि हम लोगों को पहले ऑब्जर्वेशन, फिर उसके 6 महीने के बाद हमें एज ए सेकेंड असिस्टेंट सीनियर सर्जन के साथ, फिर अगले 6 महीने के बाद एज ए फर्स्ट असिस्टेंट, एंड फाइनली नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे को जो है सर्जन्स की सुपरविजन में, सीनियर सर्जन की सुपरविजन में काम करना होता है। और उसके बाद हम लोगों का बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, थ्योरी का एग्जाम होता है, एंड देन वी आर सर्टिफाइड एज मास्टर्स इन जनरल सर्जरी। बट डॉक्टर साहब वो भी तो कह रहे हैं ना कि एग्जाम तो वो भी लेंगे और पढ़ाएंगे, और उनका सब कुछ होगा, उसका सब कुछ होगा। प्रैक्टिकली ऑन पेपर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि फाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट MBBS करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1974 आई गॉट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज एट रोहतक। उस वहां क्या है, पहले 1.5 साल आपको एक एनाटॉमी का एक ही सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी का, और एक होता है फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी मींस बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अगर आपको सर्जरी करनी है तो बॉडी की स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, और पता लगाने का तरीका क्या है? डिसेक्शन ऑन ए डेड बॉडी। वी आर रियली थैंकफुल दैट सम कैडेवर had been donated by somebody to the medical college, और हमने उसमें सीखा। और सीखने का तरीका क्या है? रोज हमें सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे हमको डिसेक्शन हॉल में बैठना है। स्टूडेंट्स को 6 स्टूडेंट्स को एक बॉडी दी जाती है, और हमें 1.5 साल तक उस बॉडी के एक एक हिस्से को, हेड, नेक,
लिम्स अलग अलग जो है 1.5 2 महीने एक एक पोर्शन के ऊपर हमें डेली 4 घंटे सीखना है। सीखना मीन्स अगर मुझे हाथ से शुरू करना है तो हाथ की डिसेक्शन करनी है, एक एक फिंगर की करनी है, उसमें क्या नसें हैं, कहाँ पे वेन है, कहाँ पे आर्टरी है, कहाँ पे नर्व है, ये सारी चीजों को एक्चुअली बॉडी पे स्टडी करना है। जब वो 1.5 साल हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद साइमल्टेनियसली फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं। इस तरह सेकंड प्रॉप में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और लास्ट वाले जो प्रॉप है उसके अंदर हमारे को क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो ये फाउंडेशन लेकर ही जा रही है। कोई भी बिल्डिंग बनानी हो उसकी फाउंडेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी सुपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बीएमएस के कोर्स के अंदर ऐसा कोई डिसेक्शन का प्रोविजन थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की गहन शिक्षा जिसे कह सकते हैं इंटेंसिव एजुकेशन, वो किसी भी बीएमएस कॉलेज में नहीं है जैसे कि मेडिकल कॉलेज में होती है। यही डिफरेंस है कि नीट का जो एडमिशन होता है, जो टॉप के मेरिट वाले बच्चे हैं वो जा रहे हैं एमबीबीएस के अंदर और उसके बाद वाले बीएमएस कॉलेजेस में जा रहे हैं। अगर दोनों का स्टैंडर्ड सेम होता तो 2 सिस्टम पैरेलल चलाने की जरूरत क्या है? देयर इज नो नीड। तो फाउंडेशन नहीं है, जब फाउंडेशन नहीं है उसमें सुपर स्ट्रक्चर जो आप सर्जरी का खड़ा करना चाह रहे हैं, और हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्शन है उनको भी आप लेबल वही दे रहे हैं, डिग्री वही दे रहे हैं, एमएस आयुर्वेदा और ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं जनरल सर्जरी। तो सेकंड जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आयुर्वेदा के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयां तो मैंने मान ली, ठीक है, हमारे प्राचीन समय से चली आई है, आयुर्वेदिक बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारी सिस्टम से भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है और उसका बहुत गौरवशाली इतिहास है। लेकिन उसके अंदर सर्जरी का, जहां तक सुश्रुतरा के जमाने का सर्जरी की बात है, लगभग 2000 बीसी पहले की बात है, सुश्रुतरा ने सर्जरी करी, लेकिन उसका हमारे इवन वेदास में वर्णन है उन चीजों का। और आज के जमाने के हिसाब से और उस जमाने की सर्जरी में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि एक जगह वर्णन है, मैं 2 मिनट के लिए ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि वहां किस तरह की सर्जरी होती थी। उनका हमने पेट खोला, पेट खोलने के बाद अंतड़ी को बाहर निकाला, मैं आपको एक पैसेज भी रेफर करना चाहूंगा, उसको बाहर निकाला और उसके अंदर हमें छेद नजर आया अंतड़ी के अंदर, जिसको हम परफोरेशन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। उसको परफोरेशन को उनको सील करने का जो तरीका था, उन्होंने कहा वर्म्स, आंट्स जो हैं उनसे मैंने उनके ऊपर रखा और उससे उस पोर्शन को, गले हुए पोर्शन को, आंट्स को कहा कि इसको च्यू कर लो और उससे वो पोर्शन अलग हो गया गला हुआ। फिर जोड़ने का तरीका उनका था कि मैंने हनी उसके ऊपर लगा दिया और उसके ऊपर कुछ आयुर्वेदिक की पेस्ट लगा दी और उससे उसको सील करके और उसको अंतड़ी को वापस पेट में डाल दिया। अब उसके कंपैरिजन में मैं क्या करता हूं एज ए जनरल सर्जन और मेरे कलीग्स बाकी क्या करते हैं, हम पूरा एनेस्थीसिया देते हैं बाकायदा। एनेस्थीसिया देने के बाद उस पोर्शन को, जो पोर्शन गल गया वहां से या फट गई अंतड़ी बिकॉज ऑफ टाइफाइड फीवर या इंजरी की वजह से, या किसी को इंजरी हो गई, कोई चाकू लग गया, स्टैब हो गया, समथिंग वट एवर इट इज, तो उसको हम निकालते हैं। बाकायदा प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आजकल हार्मोनिक स्केल्कल है कॉस्टिंग अराउंड फ्यू लाख रुपीस, उसके साथ बाकायदा उसको डिब्राइड करते हैं, डिब्राइडमेंट बोलते हैं कि थोड़ा पोर्शन जो खराब हो गया उसको आप अलग कर दीजिए। और उसके बाद जो रॉ एरियाज हैं उन दोनों को यूनाइट करने के लिए सूचर्स भी हैं, स्टेपलर्स भी हैं, ग्लू भी है, एवरीथिंग इज देयर। मेथोडोलॉजी चेंज हो गई, तरीका बदल गया, इट हैज बिकम ए फार मोर सेफर मेथड नाउ। उस मेथड से अगर आप सर्जरी करते हैं तो वो सर्जरी के आज के जमाने में संभव है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड, जो सर्जरी अगर आप ये वाली सिखाते हैं उनको, जो सर्जरी हम कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड आयुर्वेदिक सर्जरी। दूसरी बात, आज कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं है जो बिना एनेस्थीसिया के होती हो। क्या आयुर्वेद में किसी एनेस्थीसिया का प्रोविजन उस जमाने में था? आयुर्वेदा में तो कोई एनेस्थीसिया था नहीं उस वक्त। कोई नशीली छोटी मोटी कोई दवा दे देते होंगे, जितने पेन किलर दे देते होंगे वो दे के कुछ छोटा प्रोसीजर कर देते होंगे उस वक्त। लेकिन आज तो पेनलेस एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट को सेफ एनेस्थीसिया दिया जाता है कि पेशेंट को बेहोश करो, सर्जरी जैसे खत्म हुई, पेशेंट वुड बी आउट ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है जी। तो ये चीजें अगर सब कुछ आपने मॉडर्न ही वहां अप्लाई करनी है और मॉडर्न ही सब कुछ सिखाना है आयुर्वेदा के ग्रेजुएट्स को, हाउ इट बिकम्स एन आयुर्वेदिक सर्जरी, दिस इज नॉट आयुर्वेदिक सर्जरी। 2, कोई भी आयुर्वेदिक सर्जरी होगी, एनेस्थीसिया के अलावा वहां एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। पुराने जमाने में सर्जरी का जो फर्टिलिटी थी, मोर्टेलिटी थी, वो इसलिए ज्यादा होती थी, कहते ऑपरेशन होगा पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। उसका रीजन था कि हमारे सेफ्टी नहीं थी एनेस्थीसिया की, गैजेट्स नहीं थी उतनी अच्छी मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, सेप्सिस होता था, सेप्टिक हो जाता था, जिसको आम भाषा में बोलते हैं जहर फैल गया पेट के अंदर, पॉइजन फैल गया, तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती थी। आज इन चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं हार्डली 1%, 99% ऑफ द इलेक्टिव सर्जरीज आर सेफ सर्जरीज नाउ और मोर्टेलिटी नहीं होती।
होती है मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रीजंस की वजह से होती है कि पेशेंट के अपने कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेज ऐसी हैं, डायबिटीज है, कैंसर है और कोमोर्बिडिटीज हैं, उसकी वजह से होती है। एक सीधा साधा पेशेंट आया, हर्निया का हमने ऑपरेट किया, तो वी कैन टेल देम 99% पेशेंट विल गो होम सेफ। Doctor, but now that I was talking to a couple of people who are Ayurvedic doctors, and they have been saying, and they openly claim that we have been using modern medicine. We are, though we are Ayurvedic trained Ayurvedic, but we practice allopathy, और हम allopathy करते हैं, हम procedures करते नहीं हैं, तो अब तो हम पढ़ के करेंगे, तो how will it make any difference? देखिए ऐसा है, फिर वही बात वहीं आ जाती है जहां से मैंने शुरू किया था, जुगाड़ की बात। जब तक आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, आप पढ़ते हैं एलोपैथी, आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या एलोपैथी आपको फुल टाइम पढ़ाई जाती है वहां पे? जी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। एलोपैथी आपने खुद ऐड ऑन करी है फॉर योर कन्वीनियंस। आयुर्वेदिक इज ए वेरी गुड सिस्टम, आप उसको क्यों नहीं डेवलप करते? उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, उसको साइंटिफिक एविडेंस क्यों नहीं लाते, उसकी रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? भारत सरकार को यही कह रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक सिस्टम को डेवलप करिए, इसका गौरवशाली इतिहास है, और उसको ठीक उसी तरह से एविडेंस बेस्ड बनाइए जैसा कि ये मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन है। और जो उसमें अच्छी बातें हैं उनको इनकॉर्पोरेट करिए, उनको उनका फायदा आम पब्लिक को पहुंचाएं। वो करेंगे जरूर, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेंगे। जैसे वो आयुर्वेदा के साथ एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर, वैसा ही सर्जरी के अंदर जुगाड़ होगा। और उस जुगाड़ का नुकसान क्या होगा? नुकसान पेशेंट को ये होगा कि पूरी तरह से उसकी जो सर्जरी की सेफ्टी है वो नहीं हो पाएगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं वहां पे, जो कि किसी आयुर्वेदा में मेंशन नहीं है। आपको एंटीबायोटिक्स की जो फार्माकोलॉजी है उतनी डेप्थ में तो आपने नहीं पढ़ी जिस डेप्थ में एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने पढ़ी है। उन ड्रग्स का, उससे पहले आप हो सकता है कोई थोड़ी पेशेंट को आयुर्वेदिक दवाइयां भी दे रहे हो। आयुर्वेदिक दवाई और अंग्रेजी दवाई दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन होगा, ये किसी लैब के अंदर नहीं स्टडी किया गया, किसी हॉस्पिटल में ऐसी कोई स्टडीज कंडक्ट नहीं हुई। तो ये जो ड्रग इंटरेक्शन है, पहले तो ये पता लगाएं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आई सर्जन ने, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब से कोविड आया, अभी कोविड की इरा चल रही है तो कोविड की हल्की सी बात कर लेते हैं इसमें बीच में। कोविड इरा के अंदर पेशेंट ने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन ली है, काढ़ा लिए हैं और कई सारी चीजें ली हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम कोविड। हालांकि ऐसा कोई सर्टिफाइड प्रूफ नहीं है कि इन चीजों से कोई कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं। मे बी दे आर लिटिल इम्यूनिटी बूस्टर्स, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो उस इम्यूनिटी को हालांकि हमारी साइंस कहती है इम्यूनिटी को बूस्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन सेज इम्यूनिटी इज एन इनबिल्ट फिनोमेना, इसको आप कोई बूस्टर किसी चीज से बूस्ट नहीं कर सकते। एनीवे, मान लीजिए उसके लिए ली दवाइयां पेशेंट्स ने, उन दवाइयों से क्या बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट क्या आया, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। तो वो एक आई सर्जन थे, उन्होंने रूटीन में जो आई सर्जरी करते हैं उसके लिए वो कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्रोफाइल नहीं कराते, टेस्ट थोड़े से रूटीन टेस्ट कराते हैं, एंड दे डू इट वाज ए माइनर आई सर्जरी, ही वाज स्टार्टेड डूइंग इट। जैसे उन्होंने करना शुरू किया, उस आई सर्जरी के अंदर कोई ब्लीडिंग यूजुअली नहीं होती, एंड मोस्ट ऑफ द आई सर्जरीज आर ब्लडलेस सर्जरीज। तो जैसे उन्होंने शुरू किया, पेशेंट स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। सिंस ही वाज एन एक्सपीरियंस सर्जन विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो किसी तरीके से उसको मैनेज कर पाए, बट ही वाज शॉक्ड कि इस इतनी छोटी सी सर्जरी के अंदर इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। लेटर ऑन दे इंक्वायर्ड फ्रॉम द पेशेंट, उसने कहा जी मैं तो पिछले 6 महीने से सुबह दोपहर शाम 3 दफा ये काढ़ा पी रहा। तो कहने का अभिप्राय है काढ़ा में बी गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बट अगर उसकी भी अगर एक्सेस में लोगे तो वो एक्सेस तो नुकसान कुछ न कुछ पहुंचाएगी। उन्होंने उसका ब्लड प्रोफाइल कराया जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग प्रोफाइल। तो वो ब्लीडिंग प्रोफाइल के अंदर बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडेक्स। उसको अगर आप कराते हैं तो एक व्यक्ति का, मान लीजिए नॉर्मली ब्लड जो है वो 14 सेकंड में क्लॉट कर रहा है, तो उस व्यक्ति का 19 सेकंड में क्लॉट कर रहा था, यानी कि उसका क्लॉटिंग प्रोफाइल डिले हो गया। उसको अगर छोटी चोट लगेगी तो उसका ज्यादा ब्लीड करेगा उसके अंदर से। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि इन चीजों का आपस में क्या इंटरेक्शन होगा, मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस द आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनको स्टडी करने की जरूरत है। सर्जरी उनको आप करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? आप ये कह रहे हो कि तहसील लेवल पे, कस्बे के लेवल पे सर्जनों की कमी है। सर्जनों की कमी को पूरा करने का ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की इस वक्त सीटें पूरे हिंदुस्तान में 80,000 के आसपास हैं, अब 88 हो गई इस ईयर से, और जो पीजी की सीट्स हैं वो 38,000 से। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर पीजी स्टूडेंट्स की कमी है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की कमी है, तो आप 10,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की और बढ़ा दीजिए। वो अगर 10,000 सीटें बढ़ाएंगे तो उसमें जनरल सर्जरी की भी 500-700 सीटें, 800 सीटें जनरल सर्जरी की भी बढ़ जाएंगी। तो एवरी ईयर यू विल बी एबल टू ट्रेन मोर सर्जन्स। प्रॉब्लम क्या है? नॉट दैट द सर्जन्स आर लेस,
इट इज द माल डिस्ट्रीब्यूशन। ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो सही कंसेप्ट नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। रादर आवर सिटीज आर ओवर क्राउडेड विद डॉक्टर्स। और जो रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं या हमारे सो कॉल्ड कस्बे हैं, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है क्वालिफाइड। अब आप कहेंगे वहां क्यों नहीं है? उसका एक सीधा साधा रीजन है कि चाहे वो सरकारी संस्थान हो और चाहे वो प्राइवेट हो, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप एक सर्जन से उम्मीद करें कि वो एक ऐसे लेवल पे, कस्बे के लेवल पे जाके बैठ जाए, वो तो जाके बैठ जाएगा, लेकिन उसको अगर एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं होगा वहां पे, उसके बराबर का फिजिशियन नहीं होगा, तो वो सर्जरी कंडक्ट कैसे करेगा? उसको वहां क्वालिफाइड स्टाफ नहीं मिलेगा असिस्ट करने के लिए, तो वो सर्जरी करेगा कैसे? तो आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए। व्हाट द कंट्री नीड्स इज इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एट एवरी लेवल। और यही सरकारी अस्पताल की बात है। आप एक तहसील के लेवल पे उम्मीद करो या उससे भी छोटे लेवल पे उम्मीद करो, कस्बे के लेवल पे उम्मीद करो कि वहां के जो अस्पताल है उसके अंदर सर्जन टिक जाए। सर्जन तो चला जाएगा, आपने भेज दिया, लेकिन आपने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सर्जन को दी नहीं। वहां ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है फुल फ्लेज। इवन हिसार के सिविल हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने में जब से कोविड की प्रॉब्लम हुई तब वेंटिलेटर्स आए। हिसार 20 लाख की आबादी का डिस्ट्रिक्ट हिसार है, 20-22 लाख की आबादी का हिसार डिस्ट्रिक्ट है, और उसके सिविल हॉस्पिटल के अंदर आप वेंटिलेटर नहीं है। थे, एक बार आए चले गए, बिकॉज यहां इंस्टॉल नहीं हो पाए। अब बाय गॉड्स ग्रेस 6 वेंटिलेटर इंस्टॉल हुए हैं अबाउट फ्यू मंथ्स बैक। तो इंटेंसिव केयर यूनिट्स जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल 743 डिस्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन टाइम, हाँ मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके उससे, तो व्हाट 3 पॉइंट दैट आई हैव अंडरस्टूड इज, पहला आप कह रहे हैं कि ये जो मिक्स कर रहे हैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक को, दैट इज अ डेंजरस कॉन्कॉक्शन। तो बिकॉज वो जो है उन लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं है। Secondly, if you really are serious about improving the number of doctors, more seats should be added. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिशन जाए। और ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है that the top students get MBBS and it is relatively very easy to get admission into BMS. In fact, बड़े low rank पर NEET में admission मिल जाता है। तो बहरहाल दोनों तरफ की बातें, तो मैं 1 मिनट में आपसे लास्ट वन comment from your side। आपने सब कुछ बता दिया कि इसके सबसे क्या क्या नुकसान है। 1 मिनट में 3-4 जो पॉइंट्स हैं उनको समअप कर दीजिए। व्हाई CCIM notification on MS Ayurvedic surgeon should be dropped immediately? Number one, it's a quality question. Quality care deteriorate हो रही है because the foundation of the BMS students is not as good as that of an MBBS student. That is number one. Number two, they are not that conversant with the allopathic drugs and allopathic pharmacology and physiology as well as anatomy. तो वो जो भी होगा उसे फाउंडेशन के ऊपर MS proficiency gain नहीं कर सकता. That is two. Number three, the number of complication will increase far more than what it is today. और अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी तो पेशेंट को क्रिटिकल केयर यूनिट्स में ही एडमिट होना पड़ेगा। वहां पे पेशेंट का दवाइयों का खर्चा, बाकी चीजों का खर्चा पहले के अपेक्षा ज्यादा होगा। एंड नंबर 5, इफ एट ऑल समथिंग हैपेंस ओवर देयर, से पेशेंट डाइज ओवर देयर, ऑलरेडी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज एट ए वेरी लो एप, और वहां पे जो उसका दोष मिलेगा वो उस क्रिटिकल केयर यूनिट को या पॉलीक्लिनिक में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहां पेशेंट की डेथ हुई उनको डिस्क्रेडिट मिलेगा, और उस डिस्क्रेडिट की वजह से हो सकता है वहां कोई वायलेंस भी हो जाए उसके अगेंस्ट। तो हम लोगों का जो फियर है, आउट ऑफ ऑल दिस will lead to increase in incidence of violence, it will lead to increase in cost of treatment, and ultimately it will lead to deterioration in quality care. तो ये बेसिक पब्लिक के लिए ही हम कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। We are already qualified, we are already doing the job. It is the government which has to think about the health of the nation, and every citizen in the country needs quality care, not that certain citizens are less privileged that can be provided care with jugaad. Last question sir, आपने आज 2 घंटे का प्रोटेस्ट किया, what is your next strategy as far as I next step ये है कि it was a symbolic protest for 2 hours only today. We are waiting for 3 days, though we have already planned, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 48 घंटे में सरकार कोई स्टेप लेगी। अगर लेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई स्ट्राइक करने का शौक नहीं है। 11 तारीख को सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक we will not be attending to routine patient. Of course, patient affected with COVID and emergencies will be taken care of, but routine work would be suspended for 12 hours on 11th. That is our step number 2.
जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई तरीका सही निकलेगा, और जो डॉक्टर साहब ने ऑब्जेक्शंस रेज की, आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट इट। ये बहुत अहम मुद्दा है भारत के लिए और भारत के सिटीजन के लिए। एंड डॉक्टर ए पी सिंधिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, एंड वी होप that better sense prevails and things are put in the right perspective. Thank you so much. Thank you for inviting me and giving me a opportunity to talk to your Yes, sir. knowledge hub people who are watching this episode. Thanks a lot. Thank you.